नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाए जाने की अनुमति दी। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के अधिक मामले वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर रखने को कहा। पिछले वित्त वर्ष में सकल राजस्व संग्रह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 27 लाख करोड़ रुपए पर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान। पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई। उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज सेमीफाइनल मैच खेलेंगे और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कल से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 96% किशोरों को अब तक पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि 83% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष आयु के 45% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका तथा पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाया जाना जारी रहेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर बनाए रखने और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हुई है। सुनिए ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो रोजाना अधिक संख्या में नए मामले दर्ज कर रहे हैं। मंत्रालय ने नए कोविड-19 मामलों के समूहों की निगरानी करने और उच्च सकारात्मकता दर्ज करने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त परीक्षण पर जोर देने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण पर जोर देने की सलाह भी दी गई है। पत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को सख्त निगरानी बनाए रखनी चाहिए और संक्रमण के किसी भी उभरते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये राशि बजट अनुमान से 5 लाख करोड़ रुपए अधिक और वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 34% अधिक है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने नई दिल्ली में बताया कि कॉर्पोरेट कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। Talking about the direct taxes, the corporation tax have grown by 56.1% during the year, and the taxes on income, which is the personal income tax, has grown by about 43%. And overall, the direct taxes has grown by 49%, which I would say perhaps one of the highest. श्री बजाज ने यह भी बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात सर्वाधिक 11.7% रहा। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया बोर्ड ने स्वैच्छिक शोधन प्रक्रिया संशोधन विनियम 2022 अधिसूचित कर दिया है। 2017 के संबंधित विनियम के साथ दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया संहिता 2016 में दिवालिया कंपनी के स्वैच्छिक ऋण शोधन उपायों का प्रावधान है। संशोधन विनियम में कहा गया है कि ऋण शोधनकर्ता पूर्व निर्धारित 45 दिन के बजाय दावा करने की अंतिम तारीख से 15 दिन के भीतर सभी शेयर धारकों की सूची तैयार करेगा।
ऋण शोधनकर्ता बिक्री से प्राप्त राशि 30 दिन के भीतर सभी शेयरधारकों को वितरित करेगा। पहले इसकी समय सीमा 6 महीने रखे गए थे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसा किया जा रहा है। अदालत ने नेशनल असेंबली को भी बहाल करने का आदेश दिया है। उसने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की अनुशंसा पर नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि वे संघर्ष जारी रखेंगे। कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की, लेकिन कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सरकार गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ या कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं डाल सकती और न ही उसकी विदेश नीति में दखल दे सकती है। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मैं वहां वाकफियत भी बड़ी है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां वो यही कहते हैं कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाए जाने की दी है अनुमति। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के अधिक मामले वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर रखने को कहा है। पिछले वित्त वर्ष में सकल राजस्व संग्रह अभी तक के सबसे ऊंचे स्तर 27 लाख करोड़ रुपए पर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा मतदान। और पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुना दी है। उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी दिया है आदेश। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को 2-1 से पराजित किया है और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज सेमीफाइनल खेलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से किया पराजित। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी हाफिज सईद को 31 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसकी सभी परिसंपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। आतंकी गुट जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद पर 3,40,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग द्वारा दर्ज 2 एफआईआर पर यह सजा दी गई है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से अदालत लाया गया। वो 2019 से इस जेल में है। जमात उद दावा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का खास गुट है, जिसने 2008 में मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 6 अमरीकी नागरिक सहित 166 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों में से 27 के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। 1,20,000 से अधिक मतदाता 95 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 749 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटों की गिनती होगी 12 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण युक्त चावल की आपूर्ति का मंत्रिमंडल का निर्णय पोषण स्तर में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही ये नारी शक्ति और युवा शक्ति के कल्याण के लिए है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार की सक्रिय प्रणाली सृजित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस दिशा में प्रयासों को बल मिलेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास प्रमाण पत्र एनएसी प्रस्तुत किए बिना आवास भत्ता एचआरए प्राप्त करने को मंजूरी दे दी है। जिन रक्षा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है वो अब एनएसी प्रस्तुत किए बिना ही एचआरए ले सकेंगे। वर्तमान नीति के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिससे आवास भत्तों के दावे में देरी होती थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहरी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध होगा। श्री सिन्हा ने बताया कि प्रशासन शहरों के सतत और समावेशी विकास की गति तेज करने के प्रभावी उपाय कर रहा है। संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज नर्मदा जिले में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गुजरात उच्च न्यायालय कर रहा है। राष्ट्रपति कल पोरबंदर में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर आज शिमला पहुंचेंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा अध्यक्ष पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। शिमला में आज श्री नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो में भी भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर शिमला पहुंच रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। ये पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ये यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार देश भर में हर घर नल जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन पर तेजी से काम कर रही है। जयपुर में कल जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन पर 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, ऐसी कल्पना देश के सामने रखी। देश में उस समय तक कुल मिलाकर के 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचता था, यानी कुल मिलाकर के 16% से कुछ अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस कोविड की चुनौती के होते हुए भी पिछले लगभग 2.5 साल के इस कालखंड में हमने जो आंकड़ा 16% से कुछ अधिक होता था वो बढ़कर के अब 48% को पार कर चुका। हम 50% के आंकड़े को छूने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुवाहाटी में असम विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की मध्य वर्षीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत में पहली बार मध्य वर्षीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर रहा है। असम विधानसभा और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की असम शाखा इस 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। 53 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ऊपरी लद्दाख के ग्या गांव में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पहला आवासीय विद्यालय कल से शुरू हो गया है। लेह पर्वतीय परिषद के उपाध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने कल इसका उद्घाटन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। समग्र शिक्षा योजना ने लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अर्ध घुमंतु लोगों के गांव के लिए आवासीय विद्यालय का स्वप्न
साकार कर दिया है। अर्धयायावरी जीवन शैली के कारण यहाँ के ग्रामीण अपने बच्चों की स्तरीय शिक्षा के लिए गांव में एक सरकारी आवासीय विद्यालय की मांग कर रहे थे। अब इस विद्यालय में नामांकन के लिए निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे भी गांव लौट रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति ने पर्वतीय परिषद और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर छात्रावास सुविधा कायम करने में सहयोग किया है। श्री आंगचुक ने कहा कि दुर्गम इलाकों के चुनिंदा स्कूलों को मिलाकर आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। लेह लद्दाख से रमेश चंद्र यांगचंग डोलमा के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। और अब खबरें खेल की दुनिया से सुना रहे हैं हिमांशु कांडपाल। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में कल भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 2-1 से जीत दर्ज की। भारत ने करीब 10 साल बाद नीदरलैंड्स को हराया है। विजेता टीम के लिए नेहा ने 11वें और सोनिका ने 28वें मिनट में गोल दागे। टूर्नामेंट में भारत की ये चौथी जीत है। भारत अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड्स शीर्ष पर बना हुआ है। आज दोनों टीमें दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। उधर कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला कोरिया की एन सी योंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु ने थाईलैंड की बुसनान ओंगबाम रुंगफान को पराजित किया। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सोन वान हो को हराया था। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। पुणे में मुंबई इंडियंस के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चुनौती होगी। कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। विजेता टीम ने अंतिम गेंद में 190 रन का लक्ष्य हासिल किया। राहुल तेवतिया ने अंतिम 2 गेंदों में छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिला दी। शुभमन गिल ने 59 गेंदों में 96 रन की पारी खेली। इससे पहले पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए लियाम लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों में 64 रनों की तेज पारी खेली। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने 3 विकेट लिए। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस की लगातार तीसरी जीत है। उसने अभी तक कोई भी मैच नहीं गंवाया है। समाचार कक्ष के लिए मैं हिमांशु कांडपाल। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल fosco.gov.in/ को विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज ला रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियां साहेब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियां साहेब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियां साहेब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज ही हम शायर कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे। सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे। सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी। इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ। वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी। उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी। उनकी कविता व्लोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। व्लोहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गस करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गस करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया। एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शू सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुलबुल वनान चुपोशन गुलशन वतन चुसोनई अंज अंज सफेद संगर देवार संगमरमर। 2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे। शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया। चांदनी चौक में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेजों का राज था। दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं। शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया। शरण रानी ने दिव्य सरोद मूल, प्राचीनता और विकास इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया। कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मौसम विभाग ने केरल के दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट तिरुवनंतपुरम, कोट्टम, पतनमथिट्टा, अलपुजा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों, तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों और कैमोरेन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस बीच केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इडुक्की में एक पर्यटन केंद्र पर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई जबकि 3 घायल हो गए और एक अन्य घटना में कन्नूर में बिजली गिरने से एक वेल्डर की मृत्यु हो गई। वायनाड जिले में पेड़ उखड़ने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर फसलें भी नष्ट हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ और शाम को बादल भी छा सकते हैं।
कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, लेकिन चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाने के आसार हैं। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाएंगे। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, पुदुच्चेरी और बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। गुवाहाटी, शिलोंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में भी 1 या 2 बार हल्की बारिश या फिर गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इम्फाल और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अगरतला में कोहरा छाया रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मुनीश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु जी, आज के अखबारों को देखें तो सबसे बड़ी खबर जो उनमें नजर आती है वो है सभी वयस्कों को कोविड टीके की सतर्कता डोज। हिंदुस्तान की सुर्खी है कि वयस्कों को कल से मिलेगी बूस्टर डोज। प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर पैसे देकर लगवा सकेंगे टीके। कोरोना केस बढ़ने पर 5 राज्यों यानी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम को पत्र लिखकर चेताया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, किसी भी एटीएम से अब कार्ड के बगैर निकाली जा सकेगी नकदी। कार्डलेस पेमेंट की सुविधा का विस्तार। रिजर्व बैंक की प्रमुख ब्याज दरें 11वीं बार यथावत। हिंदुस्तान की टिप्पणी है, दरों को यथावत रखने से मांग में होगी वृद्धि। महंगाई और विकास दर में साधा गया संतुलन। सुधरती अर्थव्यवस्था पर दैनिक जागरण कहता है, कर संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड पर। सकल कर संग्रह 34% बढ़ा। 23 वर्षों के शीर्ष पर पहुंच गया है टैक्स और जीडीपी का अनुपात। अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय के हवाले से सुर्खी दी है, विदेशी चंदा प्राप्त करना नहीं हो सकता किसी का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान नियमन कानून को वैध बताया और कहा कि नीतियां प्रभावित कर सकती हैं विदेशी दानदाता। न्यायालय की टिप्पणी है, पिछले 9 साल में विदेशी चंदा हुआ 2 गुना। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संदर्भ में नवभारत टाइम्स कहता है, आखिरी गेंद का सामना करेंगे इमरान खान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाए जाने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के अधिक मामले वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर रखने को कहा है। पिछले वित्त वर्ष में सकल राजस्व संग्रह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 27 लाख करोड़ रुपए पर रहा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होगा। पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई। उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।